जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी में। साथियों, पुनः एक बार आप सभी के लिए नीट पीएनएसटी एएनएम के लिए जो है एक महत्वपूर्ण सेशन एनसीईआरटी और नए पैटर्न पर जैसे आपकी एग्ज़ाम वर्तमान स्थिति में हुई थी उसके लिए आपके लिए सेशन स्टार्ट हो चुका है और ये क्लास नंबर 25 पे लगातार हम लोग आपके साथ बने हुए हैं। ओके साथियों, और पुरानी भी क्लासेस आपको दे रखा है तो आप लोग जो है पुरानी क्लासेस का रिवीजन कर सकते हैं या फिर ये नए क्लासेस से और नए सिरे से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमने जहाँ तक अपना सिलसिला जारी रखा था उसके आगे हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, उसी प्रकार से आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि आयन व दूसरे पदार्थों की सांद्रता रसधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफ़ी अधिक क्यों होती है। तो देखिए, ऑप्शंस आप सभी के समक्ष है कि ध्यान दीजिएगा, टोनोप्लास्ट के ऊपर कई सक्रिय परिवहन तंत्र उपस्थित होते हैं जो आयनों को जीव द्रव्य से रसधानी के अंदर स्थानांतरित करते हैं। परासरण के द्वारा अधिक संख्या में आयनों का प्रवाह जीव द्रव्य से रसधानी की ओर होता है। या फिर ठीक है, बात करते हैं, मैं करेक्ट आंसर ही आपको बता दूं कि जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि टोनोप्लास्ट के ऊपर कई सक्रिय परिवहन तंत्र उपस्थित होते हैं जो कि आपके आयनों को आपका जीव द्रव्य से रसधानी के अंदर स्थानांतरित करते हैं। तो साथियों, राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा और आप सभी लोगों ने इसे लगा पाया होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बोला है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता है तब एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है। और सेकेंड ऑप्शन की बात करें, प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है और माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य कला अंतर्वलित होकर क्रिस्टली का निर्माण करती है। तो साथियों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये बिल्कुल गलत है, बाकी सारा सही है। ओके, जो ए है, बी है, सी है, ये सभी क्या है, राइट है। बाकी आप लोग को ध्यान रखना है, डी बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट की बात करें, बोला गया है कि साइटोक्रोम पाया जाता है। साइटोक्रोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य कला में, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में, लाइसोसोम में, या फिर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में। तो चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में साइटोक्रोम पाया जाता है। कहा जाते हो, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में जो है यह पाया जाता है। ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण से क्या होता है, संबंधित होता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, नेक्स्ट की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियाँ होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियाँ होती हैं, रचनात्मक रूप से भिन्न किंतु कायिक में समान, संरचनात्मक तथा कार्य की रूप से भिन्न, संरचनात्मक रूप से समान किंतु कार्यकीय रूप में भिन्न, संरचनात्मक तथा कार्यकीय रूप से समान। तो देखिए साथी, सभी साथी जैसे कि आप लोग आंसर करने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों में इससे संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं जो कि उसके कार्यों के संबंधित है और यह संरचनात्मक तथा कार्यकीय रूप से भिन्न होते हैं। तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या होगा, संरचनात्मक तथा कार्यकीय रूप में भिन्न, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टली आपका महत्वपूर्ण है क्योंकि बताना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा
कि सतही क्षेत्र जो है बढ़ती है या फिर सतही क्षेत्र कम होती है, इनमें सरल भार होता है, या फिर बात करें कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर कर सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टली जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि सतही क्षेत्रफल बढ़ती है। ओके, क्या होगा, जो सतह है और जो सतही क्षेत्रफल है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वैसे ही आगे चलते हैं। लवक के विषय में असत्य कथन चुनना है। ये समस्त पादप कोशिका व यूग्लिनाइड्स में पाए जाते हैं। ये आकार में बड़े होते हैं। इनमें कुछ विशेष वर्णक पाए जाते हैं, या जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर ये समस्त पादप कोशिकाएं व यूग्लिनाइड्स में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये आकार में बड़े होते हैं, ये भी सही है। और इनमें कुछ विशेष वर्णक पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो रॉन्ग क्या है भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट की बात करें। असत्य युग्मक का चयन करना है। क्या करना है, असत्य युग्मक का चयन करना है। हरित लवक आपका प्रकाशीय ऊर्जा को संचयित करता है। वर्णिक लवक पादप को रंग प्रदान करता है। अवर्णिक पोषक तत्वों का संग्रहण करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों सभी यहाँ पर करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। आगे आते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि वर्णिक लवक में पाए जाने वाला वसा विलय वर्णक कहलाता है, और आपका पर्णहरित, कैरोटीनाइड, हरित लवक, या फिर ए और बी होगा। तो ध्यान रखना, जो कैरोटीनाइड है, ठीक है साथियों, जो कैरोटीनाइड है और आपका पर्णहरिम, कैरोटीनाइड पर्णहरिम में क्या करता है, अणुओं को तेज प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से बचाता है। तो क्या होगा, बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्या आंसर करेक्ट होगा, बी आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करें। रंगहीन लवक कहलाता है। रंगहीन लवक कहलाता है, तो क्या कहलाता है, जिसमें रंग नहीं होगा तो वह लवक कौन सा कहलाएगा। इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताते हैं वर्णीय लवक। ठीक है, अवर्णीय लवक, जिसमें रंग होगा तो आपका वर्णीय लवक, जिसमें रंग नहीं होगा उसे हम लोग कहेंगे अवर्णीय लवक। ओके, दोनों चीज़ें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेशन को शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चा देख पाए, और लाइक ज़रूर करना है। ओके साथियों, आगे देखिए, नेक्स्ट की बात करें। अवर्णिक जो कि तेल तथा वसा का संग्रहण करता है। अवर्णिक जो कि तेल तथा वसा का संग्रहण करता है, क्या आंसर हो सकता है, तो आपका मंड लवक या फिर होगा तेल लवक। तो साथियों बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तेल लवक इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, तेल लवक। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि हरित लवक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये एकल झिल्ली संरचना है। इनमें आपका द्विलड़ीय वृत्ताकार डीएनए अणु पाया जाता है। हरित लवक में जो है पीड़िका में जाने वाला राइबोसोम SCS प्रकार का होता है। इनकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत अधिक पारगम्य होती है। तो साथियों ध्यान देना है, राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी। ओके, कि इनमें आपका द्विलड़ीय वृत्ताकार डीएनए अणु पाया जाता है, बी आंसर करेक्ट है। आगे आइएगा, बोला गया है कि हरित लवक की पीड़िका में उपस्थित चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना होती है या कहलाती है। तो ऐसी संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, क्या आप लोग बता सकते हैं। तो साथियों हम लोग इसे कहेंगे थैलेक्लाइड।
क्या कहेंगे, थैलेक्लाइड कहेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। साथियों सारा बेसिक से चल रहा है, आपको जो है इससे शानदार कंटेंट नहीं मिलेगा। ओके, ये वही चीज़ें हैं जो आप लोग बुक में पढ़ते हैं। ये सारा का सारा, अगर मैं यहाँ से ऑप्शन से हटा दूँ तो जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आप लोग जो आंसर पढ़ रहे हैं वो आपके बुक की लाइनें ही हैं। तो ये आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी और कोशिश करिए समझने के लिए। आगे देखिएगा, बोला क्या गया है क्वेश्चन में, बोला गया है कि हरित लवक की पीड़िका में उपस्थित एंजाइम किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विकल्प ए या विकल्प बी दोनों। तो साथियों कार्बोहाइड्रेट और साथ में प्रोटीन दोनों ही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे देखिए, बोला है कि असत्य युग्मक का आपको चयन करना है। पीढ़ी का ध्यान दीजिएगा क्या है, जो है पीटिका पटिका ग्रेना को आपस में जोड़ती है। ओके, क्या ये असत्य है? ये सत्य है। थैलेक्लाइड ग्रेना की एकल इकाई है, ये सही है। थैलेक्लाइड की पीटिका लघु द्विलड़ीय डीएनए उपस्थित होता है। और जो है डी की बात करें, हरित लवक के राइबोसोम जो है 80 इस प्रकार के होते, ये गलत है। कितने कैसे होते हैं आपका, 70 इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपका डी गलत है। नेक्स्ट पर आते साथियों, राइबोसोम के विषय में असत्य कथन कौन सा है कि ये कणिका में होते हैं तथा किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं। जो है यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S प्रकार के तथा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। जो है और यस जो है संसाधन गुणांक को प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो यहाँ पर असत्य कथन की बात करें तो कौन सा कथन होगा? तो साथियों जो असत्य कथन होगा प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक्स। चलिए, तो उपरोक्त सभी भाई साहब यहाँ पर आपने रॉन्ग दे दिया है। इसने क्या होगा, सारे के सारे रॉन्ग है। यह 70S होगा, यह 80S होगा, सभी रॉन्ग कर दिया है इसने। तो आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिका में संरचना राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेड, कोलिकर, बोबेरी या स्ट्रॉसबर्ग। क्या आंसर हो सकता है? तो राइट आंसर की बात करें, जॉर्ज पोलैंड। ठीक है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा राइबोसोम को सर्वप्रथम खोजा था 1953 में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। राइबोसोम का अवसादन गुणांक व्यक्त करता है घनत्व, संख्या, संरचना या इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा? चलिए, तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्या आंसर आप लोग लगाएंगे? तो जो है घनत्व आपका करेक्ट आंसर होगा, डेंसिटी। क्या होगा? घनत्व, डेंसिटी इज द राइट आंसर। देखिए, ठोस रेखीय कोशिका जो है कंकाल तत्व जिनका व्यास 6 जो है nm होता है तथा एक ही प्रकार के एकलक के बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म तंतु, जालिकाव जो है जालिकावत तंतु या फिर आपका परतें। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर की हम लोग बात करें तो साथियों सूक्ष्म तंतु आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या होगा? सूक्ष्म तंतु इज द राइट आंसर। गलत कथन हमें चयन करके बताना है। देखिए, पक्षाम्बीय व कसाभीय 9+2 प्रणाली है, बिल्कुल सही है। अक्ष सूत्र जो है पक्षाम्बिकाओं व कसाभिकाओं का कोर है, बिल्कुल सही है। आधारीय काय तारक केंद्रक के समान संरचना है। तो साथियों जो रॉन्ग है फिर तो डी ही रॉन्ग होगा कि अरीय दंड 2 मध्य जो है
सूक्ष्म नलिकाओं को जोड़ता है, ये जो है गलत है। ठीक है, केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़ा होता है, यौन केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं। तो यह डी जो है बिल्कुल रॉन्ग है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट की बात करें, कुछ विशेष पदार्थ केंद्रक छिद्रों से होकर केंद्रक व कोशिका द्रव दोनों दिशाओं में आवागमन करते हैं। इनमें से इन पदार्थों की उचित दिशा निम्न में से कौन सी है? प्रोटीन व जो है एंजाइम क्या होगा? राइबोसोम के घटक केंद्रक से बाहर की ओर, mRNA केंद्रक से बाहर की ओर। बताइए क्या आंसर होगा, या उपयुक्त सभी हो सकता है? तो साथियों यहाँ पर जो सही होगा उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, बोला है कि इनमें केंद्रक की कमी होती है वे कोशिकाएं हैं। तो जिनमें केंद्रक की कमी होती है वो कौन सी कोशिकाएं होती है? वो होती है आपका जो है स्तनधारी जीवाणुओं की रक्ताणु और संवहनी पादप में चलनी कोशिका। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा डी। क्या राइट आंसर बन जाएगा? डी राइट आंसर बन जाएगा। ओके, केंद्रिका के विषय में सत्य कौन सा है? ओके, सत्य कथन हमें चयन करके बताना है कौन सा सत्य है। यह mRNA संश्लेषण हेतु स्थल होता है? बिल्कुल नहीं। कोशिकाओं में बड़े व अनेक केंद्रक मिलते हैं जिससे ये कोशिकाएं सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है। जी हाँ, क्या है? बी आंसर करेक्ट है। कौन सा आंसर सही होने वाला है? बी आंसर सही हो। आगे देखिए, असत्य युग्मक का हमें चयन करके बताना है कि हिस्टोन क्षारीय प्रोटीन, गुणसूत्र, बिंदु, प्राथमिक संकीर्णन, कोनेटोकोर, बिंब आकार संरचना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों एक आप सभी साथियों के लिए होमवर्क, और आप लोग ज़रूर से इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा क्या आंसर होता है, ताकि और अंतिम में यही भी बताना है कि आपको जितने 30-40 मैंने क्वेश्चन करवाया हूँ यहाँ से कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। और जल्द ही हम आपसे लाइव भी मिलने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो सेशन को शेयर करिएगा और क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।